हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है हिस्ट्री 360 जो बुक है इसके इतिहास के क्वेश्चन को देख रहे थे और क्लास 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी नहीं देखे हैं, एक वीडियो में क्लास 8 को कंप्लीट करवाया गया है। 2 घंटे का लगभग वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो है क्लास 9 को देखेंगे। तो चलिए क्लास 9 को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो क्लास 9 का पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति। इसमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया है क्लास 9 में, तो हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति। तो इससे पहला क्वेश्चन है, बास्तिल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बास्तिल क्या था। यह फ्रांस में जो है किला जेल था। तो यह फ्रांस के किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, तो जेल से तो लोग घृणा करेंगे ही। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। तो ये भी सही है। तो बास्तिल के संबंध में ये सभी सही है। यहाँ देखिए, सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल के किलों को जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पे कब्जा की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उनके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते हैं। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। तो बास्तिल क्या था, यह फ्रांस का जो है एक किला जेल था और ये जो है मतलब लोग, वहाँ के लोग जो है वहाँ उससे घृणा करते थे और ये सम्राट का जो है निरंकुश शक्ति का जो है प्रतीक था। तो ये बास्तिल के संबंध में यहाँ सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे। ये संघर्ष क्यों कर रहे थे, तो वे लोग पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। वे लोग बास्तिल के ध्वंसावशेष पर बेचने का विरोध कर रहे थे। वे लोग बास्तिल के ढहने का विरोध कर रहे थे। तो ये लोग जो है वहाँ जो महंगाई बढ़ रही थी तो उसका विरोध कर रहे थे। तो पेरिस में जो है लोग क्या काहे संघर्ष मतलब कर रहे थे, तो वहाँ का जो है पावरोटी मतलब खाने की चीज़ जो है महंगी हो रही थी। यहाँ देखिए, अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा है। तो ये महंगाई बढ़ने के कारण जो ऐसा संघर्ष हुआ है, इस तरह से इतिहासकार इनको देखे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। तो ये सही है। सैकड़ों लोगों ने एक समूह पेरिस के बास्तिल किले को जेल तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बास्तिल जो है निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था और सैकड़ों लोग जो है के समूह जो है पेरिस के बास्तिल किलों को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बास्तिल से संबंधित सही है। नेक्स्ट देखिए है, लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है। तो लुई 16वां जो किस राजवंश से संबंधित है, तो बुर्बो राजवंश से। तो बुर्बो राजवंश से संबंधित थे लुई 16वां। यहाँ देखिए, 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। तो लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठे थे, 1774 में। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट से हुआ था। तो लुई 16वां का विवाह किससे हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंतोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, 1774 में लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था। तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था, फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे। ये कारण था। सरकार वर्षा के महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। तो ये भी सही है। सरकार जो है वर्षा के महल और राजदरबार को जो है शानो शौकत बनाने के लिए, और जो लुई 16वां की पत्नी थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, वो भी बहुत ही खर्चीली किस्म की जो है महिला थी। बास्टिल ढहने के बाद जनता में राजकोष लूट लिया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। युद्ध के कारण 10 अरब लिवरे का बोझ और ऊपर से कर्जदाता द्वारा 10% ब्याज की मांग। तो वहाँ लिवरे, वहाँ का जो रुपया कहा जाता था, युद्ध के बाद जो है 10 अरब लिवरे का बोझ जो है कर्ज हो गया था फ्रांस पे। तो इसलिए जो कौन सा सही है, तो 1, 2, 4 इसमें सही है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्षा के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग ही था।
लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका से 13 उपनिवेश का साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस का 10 अरब लेने से भी अधिक कर्ज जुड़ गया था, जबकि उससे पहले ही 2 अरब लिबरे, यहाँ लिबरे होता है, का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। तो यही जो है फ्रांस में विद्रोह का कारण भी बना था। यहाँ देखिए सूची 2 है। एस्टेट क्या था? एस्टेट जो है फ्रांस में सामाजिक वर्ग का विभाजन था। तो एस्टेट में जो है विभाजन किया गया था, फ्रांस में सामाजिक वर्गों का ये विभाजन था। टाइद तो था, ये चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर था। तो टाइद क्या था? तो चर्च में वसूले जाने वाला कर था। पादरी वर्ग था, चर्च में विशेष कार्य करने वाला समूह। तो चर्च में जो विशेष कार्य करते थे उसे पादरी कहा जाता था। फिर आगे देखिए क्या है, आगे है टाइल। टाइल क्या था? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। तो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था टाइल, और टाइल था चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर। तो इस तरह जो है इसका ए नंबर सही है। यहाँ देखिए स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज के सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। पादरी वर्ग था चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइल था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यहाँ कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और टाइल था सीधे राजा को अदा किया जाने वाला कर। तो इस तरह यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में निम्न कथनों पर से कौन सा कथन असत्य है? तो प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज के संस्थाओं के लिए होता था। तो ये सही है। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। तीसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे क्या है, गलत है। फिर देखिए तीसरे स्टेट में पूरी आबादी का 90% किसान थे। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग को विशेषाधिकार जनमत प्राप्त था। तो ये सही है। यहाँ जो है तीसरे स्टेट में कुलीन रहते थे, यही गलत होगा। यहाँ देखिए प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों का मुख्य विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य के दिए जाने वाले करों की छूट कुलीन वर्ग के कुछ अंश सामंती विशेषाधिकार से भी जो हासिल थे। तो राज्य से जो कर लिया जाता था, इसमें ये छूट प्राप्त था, उससे संबंधित ये दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? तो तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? तो कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो है ये तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। पूरी आबादी के लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त होती थी। इसे मतलब जन्म से ही प्राप्त था। जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग में जन्म लेते थे उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था। यहाँ देखिए स्टेट का विभाजन, प्रथम जो होता था ये होता था पादरी वर्ग, फिर द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे, और तृतीय में जो है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि आते थे। और इसी तृतीय में किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों ने कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो कुलीन वर्ग की सेवा करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना, स्कूल शिक्षकों के रूप में कार्य करना, तो यही नहीं करवाए जाते थे। तो ये इसमें नहीं होगा। किसान से स्कूल शिक्षक के रूप में कार्य क्यों ही करवाएंगे? कुलीन वर्ग में खेतों और घरों में काम करना, तो ये सब करवाया जाता था किसानों से। तो यहाँ देखिए वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए जो है बाध्य थे। नेक्स्ट है 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? तो किसान से जो प्रत्यक्ष कर वसूला जाता था उसे कहा जाता था टाइल। तो किसान से जो कर वसूला जाता था उसे टाइल कहा जाता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता को वहन करना पड़ता था।
तो नमक और तंबाकू पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाया जाता था, और राज्य पे तो ऐसे ही कर्ज था। तो राज्य का जितना भी भरण पोषण होता था किसी न किसी रूप से जनता के द्वारा जो कर दिया जाता था उसी कर से होता था। नेक्स्ट, निम्न में से किस दार्शनिक ने राजा की दैवी को निरंकुश अधिकार सिद्धांत का खंडन किया? तो राजा की दैवी और निरंकुश अधिकार सिद्धांत का खंडन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जॉन लॉक के द्वारा। तो जॉन लॉक के द्वारा यहाँ देखिए, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियों जाक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की है। अपने टू टिटानाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का सिद्धांत का खंडन किया है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? तो रूसो द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच जो है एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा है। तो रूसो द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, और जॉन लॉक द्वारा जो है यहाँ पे जो है राजा का निरंकुश मतलब और देवीय शासन का जो है सिद्धांत का खंडन किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की वह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तीसरे स्टेट में सौदागर और निर्माताओं शामिल थे जो पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के पादरी और कुलीन वर्ग के पास जन्मना विशेष अधिकार होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो है केवल 1 और 2 सही है। निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे? तो ये कौन सी जो है राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों जो है स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे? तो ये संस्था थी स्टेट जनरल, जिसे स्टेट जनरल कहा जाता था। तो यहाँ देखिए, प्राचीन राजतंत्र में फ्रांसीसी सम्राट जो है अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा जो थी स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, जबकि अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। तो स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1614 में। स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? तो 1789 में इसका गठन किया गया था। स्टेट जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह, ये सब जो है 1789 में हुआ था। निम्नलिखित में से स्टेट जनरल के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए क्या है, सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। तो ये सही है। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार था। तो स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार था, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ जो है प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार नहीं था, तीसरे वर्ग के लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। तो ये सही है। तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि है ये उसने मांग की है जो सभी को जो है एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। सम्राट ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधि की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। तो रूसो की पुस्तक कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो है रूसो इसके बारे में लिखा है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जो है जताते हुए इस सभा से बाहर हो गए और खुद का जो है अपना ये असेंबली घोषित कर दिए थे। पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने प्रस्तुत किया? तो
तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो अभी हम लोग देखे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है ये रूसो के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि के लोग सम्राट द्वारा उनकी मांग को अस्वीकार करने के बाद कहा जमा हुए थे। तो ये जमा हुए थे टेनिस कोर्ट में। तो तृतीय स्टेट के लोग जो है प्रतिनिधि के लोग जो थे सम्राट द्वारा उनकी मांग को अस्वीकार करने के बाद टेनिस कोर्ट में जो है गए थे। 20 जून को प्रतिनिधि बरसराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। कब जमा हुए थे, तो 20 जून को। निम्न में तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था, तो ये नेतृत्व जो है मिराबे और आम्बेसिये द्वारा किया गया था। तो मिराबे और आम्बेसिये द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया और शपथ ली गई, जब तक सम्राट की शक्ति को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उसका नेतृत्व मिराबियो और आबेसी ने किया था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। तो मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए कब संविधान बनाया गया, तो 1791 में संविधान बनाया गया था। तो 1791 में जो है फ्रांस में संविधान बनाया गया था। तीसरा स्टेट क्या है, नाम से प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट किसने लिखी, तो ये जो है आबेसिये द्वारा लिखा गया था। तीसरा स्टेट क्या है, और इस नाम का जो है पैम्पलेट लिखा गया था। यहाँ देखिए आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक की एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी थी। नेक्स्ट, नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली संबंधी व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश कब पारित किया, तो ये आदेश कब पारित किया गया था, तो 4 अगस्त 1789 को जो है ये आदेश पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सम्राट लुई 16वां अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता ही दी और यह भी मान लिया कि सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा, तो ये सही है। असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली संबंधी व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया, ये भी सही है। पादरी वर्ग के लोग को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो पादरी को विशेषाधिकार मिला था उसको छोड़ने के लिए जो है विवश कर दिया गया था। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्न से नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ, तो 1791 को जो है ये नेशनल असेंबली में फ्रांस के संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी इसमें, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, ये सही है। इसने स्त्री और पुरुष को अधिकार की घोषणा की, ये भी सही है। कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, तो ये भी सही है। बोलने की आज़ादी नहीं दी गई, ये गलत है, सबको बोलने की आज़ादी दी गई थी। नेक्स्ट देखिए है, फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों का एकीकृत करना था, तो ये सही है। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीयकृत होने के बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। फिर सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, तो सभी नागरिक को मतदान का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। 25 वर्ष से ऊपर जो थे उसे ही मतदान का उम्र प्रदान किया गया था, तो इसलिए 1, 2 और 3 इसमें सही है। यहाँ देखिए असेंबली के सदस्य को चुनते हुए सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। निम्न से पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया गया, पुरुष और नागरिक जो है ये घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये जो है 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया था। तो 1790 में ले बार्बिए द्वारा ये घोषणा पत्र बनाया गया था। यहाँ देखिए पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र क्या है, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक नागरिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहारणीय अधिकार को संरक्षित रखना ये अधिकार है। स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। सामंत संप्रदाय का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता को स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह है। आगे है, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य का पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है, तो ये सभी नागरिक, पुरुष एवं नागरिक अधिकार था। पत्रिका लामी द प्लस जनता का मित्र किस क्रांतिकारी पत्रिका द्वारा तैयार किया गया था,
तो ये पत्रिका किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जियों पाल के द्वारा। तो जियों पाल के द्वारा जो है ये पत्रिका तैयार किया गया था। नेक्स्ट है टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर यहाँ जो है समानता का सूची 1-2 में दिया गया है और उसका प्रतीक जो है दिया गया है। तो टूटी हुई जंजीर किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दासों की आज़ादी का प्रतीक था टूटी हुई जंजीर। फिर है राजदंड। तो राजदंड जो है ये शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूछ मुंह से में लिए सांप, तो अपनी पूछ मुंह में लिए सांप जो है ये था समानता का प्रतीक। और डेनो वाली स्त्री जो है कानून का मान्य रूप था। तो इस तरह इसका 1, 2 और 3 हो जाएगा। ये देखिए टूटी हुई जो है जंजीर है, दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। और टूटी हुई हथकड़ी आज़ादी का प्रतीक था। यहाँ फिर देखिए शाही सत्ता का प्रतीक था। फिर है यहाँ मुंह में लिए सांप, ये समानता का प्रतीक था। फिर है डेनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप था। नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया? तो नेशनल असेंबली द्वारा प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो है कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1792 में। तो 1792 अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों में हजार स्वयंसेवी सेना ने भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के विरुद्ध युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1791 के संविधान के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी आबादी के बड़े हिस्से को क्रांति का समर्थन करने के लिए राजी किया गया। प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी सेना ने भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। फिर है गीत मार्सिल पहली बार मार्सिलेस में स्वयंसेवी पेरिस की ओर से कुछ करते हुए गाया था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। पूछा गया कौन सा सत्य है? जिसमें सभी सत्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से जेकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। तो जेकोबिन क्लब के सदस्य में कौन नहीं थे? तो कुलीनबर्ग जो है ये जेकोबियन क्लब का जो है सदस्य नहीं थे। नहीं देखिए जेकोबिन क्लब के संदर्भ पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए जेकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब के नाम पर रखा गया। जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घासी राज, दिहरी मजदूर वाले शामिल थे। जेकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। तो ये भी सही है, इसमें जो है सभी सही है। और भारत में जो है जेकोबिन क्लब की स्थापना कौन किए थे? आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। जेकोबिन क्लब के सदस्यों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक हिंसक विद्रोह की योजना कब बनाई थी? तो ये 1792 में ये योजना बनाई गई थी। यहाँ देखिए सन 1792 में गर्मियों में जेकोबिन में खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टुइलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला। नेक्स्ट फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था? तो कन्वेंशन ने। तो कन्वेंशन में जो है फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके जो है एक गणतंत्र घोषित किया था। नेक्स्ट देखिए है लुई सोल्मा को न्यायालय द्वारा किस आरोप में मौत की सजा सुनाई दी? तो देशद्रोह के आरोप में जो है लुई सोल्मा को जो है सजा सुनाई गई थी मौत की। आतंक का राजा किसने स्थापित किया था? तो रोबेस्पियर ने। आतंक का राज जो है रोबेस्पियर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को जो है गिलोटिन पर चलाया गया था। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता किस सैनिक तानाशाही के उदय का आधार बनी? तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो है ये आधार बनी थी। नेक्स्ट देखिए है डायरेक्टरी शासित फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा जो है असत्य है? जेकोबिन सत्ता समाप्त होने के बाद मर्ग वर्ग में संपन्न तबके की सत्ता आने के बाद संपत्तिहीन सब तबके के मताधिकार को वंचित कर दिया गया। सही है। डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषद में होता था, जबकि परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। ये भी सही है। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह रोबेस्पियर के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये यहाँ पे गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है 1946 में फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार हासिल कर लिया। तो महिला को फ्रांस में वोट डालने का अधिकार कब मिला था? तो 1946 में। निम्न से फ्रांस की महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1946 में। निम्न से किस महिला क्रांतिकारी ने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र का विरोध किया था? तो ओलंप दे गुंज द्वारा विरोध किया गया था।
दास प्रथा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। दासों का व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ, सही है। जेकोबिन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया, ये भी सही है। फ्रांस के व्यापारी मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में दास खरीदते थे, ये भी सही है। बोंदे और नानते जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण ही फलते फूलते और शहर बन गए, ये इसमें सॉरी ये गलत है। फ्रांस के बारे में मुख्य रूप से दक्षिण एशिया से करते थे, ये गलत है, बाकी ये सही है। तो 1 2 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो 1848 में। तो फ्रांसीसी उपनिवेश द्वारा अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया है। फिर बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए डैश लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। तो किसे? तो निगरों को जो है गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 जो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया वह क्या था? तो वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो सेंसरशिप की समाप्ति जो है ये वहाँ का कानून था। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट जब खुद को 1804 में सम्राट का घोषित किया था। यहाँ देखिए 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देश का विजय यात्रा शुरू की। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा खुद को फ्रांस का जो है सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ देखिए 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, ये सत्य है। फिर है, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, तो ये भी सही है। नेपोलियन जो खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति की आधारित नाम तोल की एक समान प्रणाली चलाई, ये भी सही है। 1815 में वाटरलू में इसकी हार हुई थी, ये भी सही है। पूछा गया कौन सा असत्य है, जिनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें नेपोलियन से संबंधित सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किसने किया था? तो टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय। और टीपू सुल्तान जो है इन्होंने ही फ्रांस के तर्क पे जो सेना को जो है सशक्त करना और जेकोबियन क्रम की स्थापना किए थे और सुरक्षा का जो है वृक्ष भी लगवाए थे। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जो है ये फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किए थे, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अब हम लोग का जो है अध्याय 1 जो था क्लास 9 का अध्याय नंबर 1 खत्म हो गया और हम लोग अध्याय नंबर 2 देखेंगे। और अध्याय नंबर 2 है यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति। तो अब हम लोग देखते हैं यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति। अभी हम लोग देखें फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति हम लोग देखिए, फ्रांस की क्रांति जो है कैसे शुरुआत हुई और क्यों हुई, कितना का कर्ज था, तो उस पर 10 लिवरे का कर्ज था। और लुई 16वां जो है 1774 में राजा बने थे और ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से जो है विवाह किए थे। तो इसी तरह जो है हम लोग वहाँ पे देखे और वहाँ के लोग जो है बास्तिल पर आक्रमण करके वहाँ के जेल को तोड़ डाले थे। और जब उन्हें स्टेट के जो है बैठक में मतलब वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, तो उन्होंने मतलब वहाँ के जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन्होंने जो है उसका विद्रोह करके खुद का नेशनल असेंबली का जो है गठन किए। और फ्रांस का संविधान कब बन के तैयार हो गया था? तभी हम लोग देखिए 1791 में। तो 1791 में फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हो गया। और फ्रांस में महिला को वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो 1946 में। तो फ्रांस में महिला को जो है वोट डालने का अधिकार 1946 में मिला। और जब उसका संविधान बना था तो उसमें वोट डालने का अधिकार जो है 25 वर्ष के ऊपर जो लोग थे उनको था। तो इसलिए इस फ्रांसीसी क्रांति से आप लोग इतना याद रखिएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो अब चलिए हम लोग रूसी क्रांति को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उदारवादी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सभी धर्मों को समान व्यक्तिगत स्वायत्ता अवसर की समानता का समर्थन करता था। उदारवादी जो है ये सभी धर्मों की समान व्यक्तिगत स्वायत्ता अवसर की समानता और उसका समर्थन करता था। तो यही स्टेटमेंट उदारवादी से संबंधित सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, समाज परिवर्तन के समर्थक में एक समूह उदारवादी का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर और समान जगह मिले। नेक्स्ट है, यूरोप में उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। सभी धर्मों को बराबर का सामना और जगह मिले, तो ये उदारवादी का विचार था। वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के समर्थक थे। तो देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ देख क्या है, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के समर्थक थे। जब वो सभी के लिए जो है धर्म को बराबर समान जगह मिले, तो फिर वंश आधारित सामाजिक अनियंत्रित सत्ता के समर्थक क्यों होंगे? तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फिर देखिए, ये सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे।
उसके बाद सरकार के समक्ष व्यक्तिगत मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ये भी सही है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये गलत है। तो बाकी इसमें जो है सही कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए सही हो जाएगा 1, 3 और 4। यहाँ देखिए उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी भी अधिकार का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। एक समूह प्रतिनिधि पर आधारित एक ऐसा निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासक को अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाने पर एक समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिक को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को मिलना चाहिए। तो यही इन लोग में एक गलत था। बाकी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडिकल समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये लोग महिला मताधिकारों के आंदोलन के समर्थक थे। बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी भी विशेषाधिकार के विरोध थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रेडिकल समूह के संदर्भ में सही है। निजी संपत्ति के समर्थक थे, उसके बाद परिवर्तन के विचारों के विरोधी थे। तो ये गलत है। बाकी 1 और 2 इसमें सही है। यहाँ देखिए रेडिकल समूह क्या है। तो रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग जमींदार और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पूरा संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर था। नेक्स्ट देखिए है, यूरोप में रूढ़िवादी समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो परिवर्तन के विचारों का विरोध। तो परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे रूढ़िवादी समूह। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में औद्योगिकीकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी मुद्दा नहीं थी। तो इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षाएं इसकी मुद्दा नहीं थी। बाकी बेरोजगार, आवास और जल निकासी, कामकाज में ज़्यादा घंटे वेतन, ये सब थी। प्राथमिक शिक्षा इसमें मुद्दा नहीं थी। औद्योगिकीकरण के में जो है औरत, आदमी और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी हो गई और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तु की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होते जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही समस्या के हल खोजने में कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट है, 19वीं सदी पूर्वार्ध में यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है परिवर्तन सत्य नहीं है। तो नए शहर की बढ़ोतरी, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, औद्योगिक क्रांति, वायुमार्गों का विस्तार। यही गलत है, वायुमार्ग का विस्तार इसमें नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से समाजवादी किसके विरोधी थे। तो समाजवादी जो किसके विरोधी थे, तो समाजवादी जो निजी संपत्ति के विरोधी थे। तो यही हो जाएगा, समाजवादी जो है ये निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवाद का मानना है कि समाजवाद का मानना क्या है, समाजवाद का मानना है सारी संपत्ति पर पूंजीपतियों का अधिकार होना चाहिए। नहीं, सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। समाजवादी यही मानते हैं सारी संपत्ति पर जो है समाज का नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित में से रॉबर्ट ओवेन कहाँ के समाजवादी थे। तो ये ब्रिटेन के थे। तो रॉबर्ट ओवेन जो है ब्रिटेन के समाजवादी थे। ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों के लिए लेबर पार्टी नामक पार्टी की स्थापना कब की गई। तो लेबर पार्टी नामक पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी। तो 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों के लिए लेबर पार्टी के जो है नाम की एक अलग पार्टी बना ली गई थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया गया था। तो लेबर पार्टी की यहाँ पे जो है स्थापना की गई थी ब्रिटेन में। निम्न से सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, कहाँ किया गया था, तो फ्रांस में। तो सोशलिस्ट पार्टी के गठन जो है फ्रांस में किया गया था। समाजवादी ने अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो कब, 1917 में। 1917 में जो है समाजवादी रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस और उनके पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था, तो जार निकोलसन द्वितीय का। तो जार निकोलसन द्वितीय का जो है साम्राज्य था प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस और उनके पूरे साम्राज्य पर। रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था, तो खेती बाड़ी। तो रूसी आबादी के बड़े हिस्से पर जो है आजीविका का मुख्य स्रोत था खेती बाड़ी। रूस की अर्थव्यवस्था और समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो रूस की अर्थव्यवस्था और समाज को देखते हैं। यहाँ क्या है, रूसी साम्राज्य लगभग 85%
जनता की आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, ये सही है। 1890 के दशक में रेल नेटवर्क और रूसी उद्योग में विदेशी निवेश के कारण कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई, ये भी सही है। कारीगर की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली प्रायः 18 घंटे तक खींच दी जाती थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बाकी रूसी साम्राज्य पुरुष मजदूर और महिला मजदूर को वेतन बराबर मिलती थी, ये भी गलत है। इसमें केवल 1 और 2 सही है। रूसी किसानों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, वे सामंतों और नवाबों का बहुत सम्मान करते थे, तो यही इसमें सही हो जाएगा। 1914 से पहले रूस के राजनीतिक दलों का कार्य क्या था, दर्जा क्या था? तो ये गैर कानूनी था। तो राजनीतिक दलों का कोई भी दर्जा नहीं था, वह गैर कानूनी थे। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों को कब राशियां डेमोक्रेटिक वर्कर्स का गठन किया गया था? तो 1898 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न से सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1900 में किया गया था। बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन होता था? तो लेनिन। तो बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन था? तो लेनिन। आगे है, रूस में 1905 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया, तो ये स्टेटमेंट सही है। 1904 में जरूरी चीज़ों की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि वास्तविक वेतन के में 20% की गिरावट आई, तो ये भी सही हो जाएगा। जब लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कांग्रेस मजदूर पर हमला बोल दिया, तो ये यहाँ पे गलत होगा। बाकी 1 और 2 इसमें सही है। निम्न से किसके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? तो पादरी ग्यापोन के नेतृत्व में पहुंचा था। रूसी क्रांति निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? तो 1905 की क्रांति को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता सांसद का ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति कब दी थी? तो 1905 में। तो 1905 में ड्यूमा के गठन पर सहमति दी गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो पेत्रोग्राद। तो पेत्रोग्राद पड़ा था सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजशाही शासन का अंत कब हुआ? तो राजशाही शासन का अंत कब हुआ था? तो फरवरी 1917 में। तो फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाला क्रांति का झंडा पेत्रोग्राद की जनता के हाथ में था, तो पीटर्सबर्ग का नाम पेत्रोग्राद पड़ा था। रूस में बनी अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्न में से विचार कीजिए। रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसके चुनाव सार्वभौमिक व्यस्क अधिकार के आधार पर किया जाए। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति शामिल थे, तो ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो युद्ध समाप्त किया जाए, जमीन किसानों के हवाले कर दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उद्यमों को मजदूर के हवाले कर दिया जाए, तो ये इसमें नहीं था। लेनिन ने अपने रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम डैश रखा, तो इसका नाम रखा था कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था लेनिन के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में 1917 में हुई अक्टूबर क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार की तानाशाही खिलाफ विद्रोह हेतु लेनिन ने सेना और फैक्ट्री सोवियत के मजदूर बोल्शेविक को इकट्ठा किया, तो ये सही है। सत्ता पर कब्जे के लिए लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्रांतिकारी समिति ने अरोरा नामक युद्धपोत से विंटर पैलेस और विभिन्न सैनिक ठिकानों को नियंत्रण में ले लिया, ये भी सही है। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस बैठक हुई जिसे बोल्शेविक की कार्रवाई का समर्थन किया गया, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से पेट्रोग्राद में बोल्शेविक ने कब विद्रोह किया? तो 24 अक्टूबर 1917 को ये विद्रोह किया गया था। यहाँ देखिए 1850 से 80 में रूस में समाजवाद का बहस, फिर है 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना, 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति और 1917 में मार्च द्वारा जो है पद त्याग। 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह, 1918-20 में गृह युद्ध और कॉमिंटन का गठन 1929 में, 1919 में और सामूहिकरण की शुरुआत 1929 में। रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? तो टाटस्की को। तो टाटस्की को जो है सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता बनाया गया था। निम्नलिखित में बोल्शेविक पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
बोल्शेविक निजी संपत्ति के खिलाफ थे। फिर है किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी, तो ये भी इसमें सही है। बोल्शेविक ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े बड़े मकान छोटे हिस्से कर दिए। बेघरवार और जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जाए, ये भी सही है। 1920 में बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराया, उन्हें बहुमत मिला, ये गलत है, इसमें 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। निम्न से कब एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया? तो 1918 में ये की गई थी। आगे देखिए है, निम्न के पर विचार कीजिए। बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी थी, तो ये सही है। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश में संसद का दर्जा दे दिया गया था, तो ये भी सही है। रूस एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया, तो ये गलत है, इसमें 1 और 2 सही है। रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? तो किन शक्तियों द्वारा रेड्स का विरोध किया गया था? तो ग्रीन्स और व्हाइट्स द्वारा। तो ग्रीन और व्हाइट द्वारा जो है रेड का विरोध किया गया था। फिर आगे देखिए है, निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक बने थे? तो एम.एन. राय जो है ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक बने थे, ये भारत के थे। आगे है, रूस में स्टालिनवाद और समूहीकरण के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। अनाजों की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की, तो ये सही है। सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दिया, सही है। सामूहिकीकरण के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, ये भी सही है। ये सही नहीं है, ये गलत है, इसमें वृद्धि नहीं हुई थी। फिर सामूहिकीकरण के बाद खराब फसल के बाद जो है सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही होगा। वहाँ अकाल पड़ गया था, वहाँ पे खेती अच्छी नहीं हुई थी। सोवियत संघ के इतिहास में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? 1930-33 में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। आगे देखिए है, रूसी क्रांति में सोवियत संघ के वैश्विक संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोल्शेविक में जो है जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया गया था, यूरोप की समाजवादी पार्टियां पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी। मेहनतकाशों की राजा की स्थापना की संभावना से दुनिया भर के लोग एक नई उम्मीद जगाती, ये सही है। ग्रेट ब्रिटेन की तरह कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। बोल्शेविक ने उपनिवेशों की जनता को उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ये भी सही है। इसमें 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। रूसी क्रांति को प्रेरित होकर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब? तो 1920 के दशक में। तो 1920 के दशक में जो है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्ति ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी है। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग जो है ब्यौरा दी गई है। तो जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है वहाँ रूस गए थे। फिर अध्याय 3 है नास्तिवाद और हिटलर का उदय। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नास्तिवाद और हिटलर का उदय। यहाँ इनमें से कौन प्रथम विश्व के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो यहाँ देखिए जर्मनी शामिल नहीं था। यहाँ देखिए मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। तो पहले कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस। फिर 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। उन्होंने धुरी यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। तो मित्र राष्ट्र में कौन सा था? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था। निम्न से जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया था? तो 1945 में। तो मई 1945 में जो है जर्मनी जो है ये समर्पण कर दिए थे मित्र राष्ट्र के पास। हिटलर के लिए प्रचार मंत्री के साथ बर्लिन में एक बंकर के पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। तो हिटलर ने किस प्रचार मंत्री के साथ बर्लिन में एक बंकर के पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी? तो ग्लोबल्स में। यहाँ देखिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्लोबल्स में बर्लिन के एक बंकर में परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत हासिल स्थापना की गई थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। नात्स्युनाल शब्द हिटलर की पार्टी का नाम था। पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी को लोग नात्सी कहते थे। तो वो दोनों स्टेटमेंट सही है। अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध और युद्ध के लिए नत्सी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का एक लिए बर्लिन में एक अदालत की स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ देखिए विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना कहाँ की गई?
तो न्यूरेमबर्ग में जो है स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के संदर्भ निकटता पर विचार कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध में साय में जर्मनी ने नरसंहार और यूरोप में रहने वाले कुछ खास लोग को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। जर्मनी द्वारा बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्ज़ जैसे कत्लखाने बनाए गए, जिसमें जहरीली गैस और हजारों लोगों के साथ मौत की घाट उतारा गया। फिर है मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर वैसा ही कठोर दंड थोपा जैसे पहले विश्व युद्ध के दौरान थोपा गया था। फिर युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापना की गई। ये सही है, इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। द्वितीय युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका मित्र राष्ट्रों में कब शामिल हुए थे? तो अभी हम लोग देखें 1941 में मित्र राष्ट्र में शामिल हुए थे। निम्न में से धुरी शक्तियों किस देशों को कहा गया? तो धुरी शक्ति जो ये कहा गया था जर्मनी, जापान और इटली को। तो जर्मनी, जापान और इटली को धुरी शक्ति कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 में लगा था। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। फिर है 1917 में जब अमेरिका में मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ तो मित्र राष्ट्र काफी मजबूत हुई। 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने पर मजबूर कर दिया। पूछा असत्य कौन सा? तीनों सत्य, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका कब मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ? तो 1917 में। 1917 में अमेरिका और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल हुए थे। साम्राज्यवादी जर्मनी के पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद जर्मनी की संसदीय पार्टी में नए राजनीतिक व्यवस्था के लिए कहा गया कि राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई थी। कहाँ पे? तो वाइमर में ये बैठक बुलाई गई थी। आगे देखिए है प्रथम विश्व युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया था? तो 6 अरब पाउंड का। तो 6 अरब पाउंड का जो जर्मनी पर हर्जाना डाला गया था प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के बाद। निम्नलिखित में वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई थी? तो वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई? तो वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण जो है वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना हुई थी। निम्न में से नवंबर के अपराधी कौन थे? तो नवंबर के अपराधी कौन थे? तो वाइमर गणराज्य के समर्थक। तो वाइमर गणराज्य के समर्थक जो है वाइमर गणराज्य के हिमाताइयों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्होंने इस तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया। नवंबर के अपराधी कहकर उनको खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इन मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआत राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों में जर्मनी के किस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया था? तो राइनलैंड पर जो है जर्मनी के राइनलैंड पर अधिकार कर लिया गया था। निम्न में से किस घटना में जो है राजनीतिक रेडिकलवादी विचारधारा का बल मिला था? तो किस घटना से? 1923 के आर्थिक संकट से जो है ये बल मिला था। जर्मनी में स्टार्ट-किस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी? तो सोवियत संघ की सरकार बनाना। तो सोवियत संघ की सरकार बनाना स्टार्ट-किस्ट की मुख्य मांग थी। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जर्मनी में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा और युद्ध के बाद जो उसे स्वर्ण मुद्रा हर्जाना भरना पड़ा। तो ये सही है। जर्मनी 1923 में कर्ज चुकाने से इनकार कर फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाका रूप पर कब्जा कर लिया। ये भी सही है। जर्मन सरकार ने कर्ज से उबरने के लिए इतने बड़े पैमाने पर नोट छाप दी कि उनका मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से नीचे गिर गया था। ये भी सही है। जर्मनी में इस संकट से उबरने के लिए भारत सरकार को डोप्स योजना बनाई थी। तो ये गलत है, इसमें 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डोप्स योजना किसने बनाई थी? तो अमेरिका। तो जर्मनी को संकट से निकलने के लिए डोप्स योजना अमेरिका द्वारा बनाई गई थी। 1929 की आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी जा पहुंची थी? तो 60 लाख। तो 60 लाख बेरोजगार वहाँ हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट एक्सचेंज जो है स्थित है अमेरिका में। आगे देखिए है हिटलर ने कब जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक समूह का सदस्यता ली? तो 1919 में हिटलर द्वारा जर्मन वर्कर्स पार्टी के समूह का सदस्यता जो है ली गई थी। जर्मनी में नाथसीवाद का एक जनव्यापी आंदोलन कब बन गया? तो ये कब बन गया था? तो महामंदी के दौरान जो है एक जनव्यापी आंदोलन बन गया था। निम्न में से किसने हिटलर को चांसलर का पद भार संभालने का न्योता दिया था? तो हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग जो हिटलर को चांसलर का पद संभालने का मौका दिया था। आगे देखिए है विशेषाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया जिसके द्वारा हिटलर जर्मनी की तानाशाही बना? तो ये पारित किया गया था 3 मार्च 1933 को जो है पारित किया गया था विशेषाधिकार अधिनियम।
तो हिटलर की गुप्तचर पुलिस का क्या कहलाती थी? तो गास्टेपो। तो हिटलर की गुप्तचर पुलिस कहलाती थी गास्टेपो। जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेवारी किस अर्थशास्त्री को सौंपा गया था? तो हलामार साख्त को जो है ये जिम्मेवारी सौंपा गया था। नेक्स्ट देखिए है, निम्न में से एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे के आड़ में 1938 में जर्मनी ने किस देश को मिला लिया था? तो ऑस्ट्रेलिया को मिला लिया था, एक साम्राज्य एक नेता और एक जन के जो है नारे के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने सोवियत संघ पर कब आक्रमण किया था? तो 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में इसको शामिल होने से के पीछे क्या कारण था? द्वितीय विश्व में अमेरिका को शामिल होने के पीछे क्या कारण था? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी, इसके कारण जो अमेरिका उसमें शामिल हुए थे। नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो नॉर्डिक जर्मन आर्य जो है जर्मनी के रहने वाले थे। तो नॉर्डिक जर्मन आर्य जर्मनी के रहने वाले थे। नासी जर्मन ने कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी? तो नार्डिक आर्य जो है सबसे बेहतर नस्ल मापी जाती थी। निम्न में से अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अतिजीविता का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा अतिजीविता का सिद्धांत दिया गया था। आगे है, निम्न में से युग्नोफोक क्या है? युग्नोफोक क्या है? एक नाजी युवा संगठन है ये। एक नाजी युवा संगठन है युग्नोफोक। तो युग्नोफोक एक नाजी युवा संगठन है। निम्न में से नाजी युथ लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1922 में जो है नाजी युथ लीग की स्थापना की गई थी। इक्यूबेशन से नाजियों का क्या तात्पर्य है? तो इक्यूबेशन से नाजियों का क्या तात्पर्य है? गैस चैम्बरों में मृत्यु। तो गैस चैम्बरों में मृत्यु जो है इक्यूबेशन से नाजियों का संबंध है। यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाजियों ने कौन सा फिल्म बनवाई थी? तो ये द इंटरनल ज्यू फिल्म बनाई गई थी। आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन 53 नंबर, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो शार्लट बेरार द्वारा जो है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स पुस्तक के नाम स्थापना की गई है। अब है अध्याय नंबर 4, वन समाज और उपनिवेशवाद। तो हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 4, वन समाज और उपनिवेशवाद। इससे पहला क्वेश्चन है, उन बीज का नाम बताइए जिनसे निकला तेल चॉकलेट बनाने का काम आता है। तो वो बीज है साल के बीज। तो यहाँ देखिए क्या है, अपने स्कूल और घर के चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन वस्तुओं को पहचानिए जो जंगल की है। किताब का कागज़, किताब का कागज़ कहाँ से मिलता है? जंगल से। मेज़ की कुर्सियाँ, दरवाजे खिड़कियाँ, रंग जिससे अपने कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी में सेलोफोन रेपर, बीड़ियाँ के तेंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबर। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है। तो चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीज से निकलता है। खाल से चमड़ा बनाने से इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक, टैनिन का दवा के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी जो है, हाँ, बांस, लावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाले वस्तु, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेर सारी चीज़ें जो जंगल से आती है। एमेजोन या पश्चिमी घाट में जंगलों का एक टुकड़ा पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट, निम्न में चर्म शोधक का क्या उपयोग है? तो चर्म शोधक का उपयोग क्या होगा? खाल से चमड़ा बनाने में। तो खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक, टेनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको जो हमें नहीं भूलना है, ये कहाँ से मिलती है? तो जंगल से। तेंदू के पातों का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो तेंदू के पातों का प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो तेंदू के पातों का प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। 1795 के बीच औद्योगिकरण के दौरान जो है दुनिया का कुल क्षेत्रफल कितना भाग जंगल को सफाया किया गया था? तो 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल को सफाया कर दिया गया था। सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो कितना? तो छठा भाग। तो 1600 में भारत की भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि अधीन था? कितना भाग? तो छठा भाग। निम्न में से स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो रेल की पटरी पर। तो रेल की पटरी पर लगता है स्लीपर। 19वीं सदी में इंग्लैंड के किस जंगल में लुप्त होने के कारण शाही नौसेना ने लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आने लगी थी? तो ओक के जो है जंगल में लुप्त होने के कारण जो है। यहाँ नेक्स्ट है, 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर किस से बनाए जाते थे? तो लकड़ी से। 1850 में रेलवे का स्लीपर जो है ये लकड़ी से बनाए जाते थे। निम्नलिखित स्लीपर के संदर्भ में कथन पर कौन सा कथन सही है?
रेल पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के मुख्य रूप से लकड़ी की भारी जरूरत थी। ये सही है। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। ये भी सही है, एक और दो दोनों इसमें सही है। निम्नलिखित में चाय और कॉफी के बागान कैसे लगाए गए? तो वनों को साफ करके जो है चाय और कॉफी के बागान लगाए गए थे। तो वनों को साफ करके। स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग हुआ। व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो डायचित बेदरिस को जो है पहला जंगल महानिदेशक नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में की गई थी। निम्न में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। देहरादून में स्थित है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी। क्या ये सही है? सही है। इस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती है। ये भी सही है। एक और दो दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1877 के अधिनियम में से किस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया? तो प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। निम्न 1865 में वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो ये संशोधन हुआ 1878 में, 1927 में, 2 बार संशोधन हो चुका है। घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ी कहाँ से ले सकते हैं? तो आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्रामीण वन या बीसी दोनों। तो आरक्षित वन और संरक्षित वन से ले सकते हैं। नहीं सॉरी, संरक्षित वन और ग्रामीण वन से। निम्न में से किस पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है? तो महुआ के पेड़ से जो है खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। निम्न में से कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसमें देखिए कांटे छाल वाला वृक्ष कौन सा आ जाएगा? सेमूर। सेमूर जो है कांटेदार छाल वाला वृक्ष है। वन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? जंगलों में शिकार और पशुचारण को प्रतिबंधित कर दिया गया और झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गाँव में पशुपालन पर रोक। ये गलत है, बाकी एक और दो इसमें सही है। आगे है हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के निम्न में से कौन सा स्थानीय नाम नहीं है? तो यहाँ देखिए कुमारी, बेबर, पोंडू, लादिंग। लादिंग जो है ये स्थानीय नाम नहीं है हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए। तो लादिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से झूम खेती को प्रतिबंध करने के क्या कारण थे? इसी कारण जंगल को जलाने के बाद 12 से 18 साल तक परती छोड़ना पड़ता था। जंगल जलते समय बेशकीमती पेड़ों को भी लपेटो चपेटो आने की खतरा हो जाती थी। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान पर हिसाब रखना मुश्किल होता था। तो इसमें सभी कारण सही हो जाएगा। झूम खेती करने के नुकसान जो थे। भारत में कौन से अंग्रेज अफसर बाघ की शिकार के लिए प्रसिद्ध है? तो जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो है ये बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध है। जानवरों को लुप्त होने के निम्न में से कौन से कारण थे? तो इसका देखिए जानवरों को मारकर हिंदुस्तान को सब बनाना, दरबारी और नवाबों को बाघों और दूसरे जानवरों को शिकार करना संस्कृति का हिस्सा था और शिकार खेल के लिए ट्रॉफी के रूप में देखना था। ये भी सही है। तीनों इसमें सही है। जंगलों पर वन विभाग के नियंत्रण स्थापित होने के बाद लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? वनवासियों के जीवन प्रभावित हुआ। फिर है कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पाद पर व्यापार करने लगे। ये भी सही है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार और पशुपालन पर रोक लगा दी गई। ये भी सही है। सरकार द्वारा यूरोपीय कंपनियों वन उत्पाद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये सभी इसमें सही हो जाएगा। किस समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स चक्र प्रारंभ किया? तो कहाँ के? तो मुनदुरुक। किसी अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था। अपराधी कबीला जो है संथाल को नहीं कहा जाता था। संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध करने वाले वन समुदाय के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानथू थे। तो इसमें सिद्धू हो जाएगा। निम्न से भारत में वन समुदाय के खिलाफ बगावत करने वाले वन समुदाय के नायक नहीं था। तो कौन? तो राजा एस राजू जो है इसके नायक नहीं थे। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित किन राज्यों की सीमाओं से नहीं लगा हुआ क्षेत्र था? तो तेलंगाना से लगा हुआ ये नहीं है। यहाँ देखिए बस्तर के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। बस्तर के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। तो ये जो इस पर सही है। गोदावरी नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। नहीं, ये जो है बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये गलत हो जाएगा। ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बस्तर में मारिया, गोंड, धुरवा, भतरा आदि अनेक आदिवासी समूह रहते हैं। ये सही है। इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ है
बस्तर के लोग एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में लकड़ी लेने के देवसारी दान नामक एक शुल्क अदा करते थे। तो ये सही है। गांव अपने जंगलों की हिफाजत करने के लिए चौकीदार रखते थे, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। ये भी सही है। औपनिवेशिक सरकार ने जब जंगल में 2/3 हिस्सों को आरक्षित करने, घुमंतू खेतों को रोकने पर पाबंदी लगाने से बस्तर के लोग त्रस्त थे। ये भी सही है। लोगों ने बाजरों और त्योहार के मौके पर इकट्ठा होने पर मुद्दों की चर्चा करने लगे और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो इसमें पूछा गया कौन सा सत्य, तो 1, 2 और 3 इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, निम्न में से इंडोनेशिया के किस द्वीप को चावल उत्पादन के रूप में जाना जाता है? तो जावा द्वीप को। तो जावा द्वीप को जो इंडोनेशिया के चावल उत्पादन के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जिसमें डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी? तो ये क्षेत्र था जावा क्षेत्र। इंडोनेशिया के जावा क्षेत्र में जो है वन प्रबंधन की शुरुआत डच द्वारा की गई थी। जावा के कौन से समुदाय वन काटने में कुशल थे? तो कलंग समुदाय जो है ये वन काटने में कुशल थे। डचों द्वारा वनों पर नियंत्रण स्थापित करने के दौरान कालंगों ने डचों के किलों पर कब आक्रमण किया था? तो 1770 में ये आक्रमण किया गया था डचों के किलों पर। सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करने वाली व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्लेंड डाग डिएस्टेन के नाम से जाना जाता था। आगे है, इंडोनेशिया के जावा पर जापानियों ने कब्जे से ठीक पहले किसने भस्म कर भागो नीति अपनाई? तो भस्म कर भागो नीति डच द्वारा अपनाई गई थी। अब देखिए अध्याय नंबर 5 है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो अब हम लोग देखेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे। यहाँ है जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या कहा जाता था? इसे गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर के चरवाहे को गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए है, निम्न में से गद्दी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। तो गद्दी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे है, गढ़वाल और कुमायूं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका को क्या कहा जाता है? तो इसे भावर कहा जाता है। इसे भावर कहा जाता है। गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं? तो शिवालिक के पहाड़ी पर। तो गद्दी समुदाय के लोग जो है सर्दी के मौसम में अपना समय जो है गद्दी की पहाड़ी पर व्यतीत करते हैं, शिवालिक की पहाड़ी पर। निम्न से कौन से हिमालय के चरवाहे नहीं थे? तो कुरुम्मा जो है हिमालय के चरवाहे नहीं थे। तो कुरुम्मा हिमालय के चरवाहे नहीं थे। आगे देखिए है, निम्न से धंगर समुदाय जाना जाता है चरवाहे कहाँ पर था? तो ये था महाराष्ट्र में। धंगर समुदाय महाराष्ट्र में थे। 19वीं सदी में किस विदेशी यात्री ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था? तो बुकनानन। तो बुकनानन जो है गोल्ला समुदाय का दौरा किए थे। किन किसानों ने धंगारों का खुलकर स्वागत करते थे? तो कोकनी किसान जो धंगारों का खुलकर स्वागत करते थे। आगे है, निम्न से रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? तो राजस्थान में। तो रायका समुदाय के लोग राजस्थान में रहते थे। निम्न में गुल्ला समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। ये समुदाय कर्नाटक के आसपास क्षेत्र में रहता था। ये गलत है। ये गाय भैंस पालते थे, ये सही है। ये लोग जो है जंगलों के छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। निम्न से रायका लोग कौन सा मवेशी नहीं पालते थे? तो मुर्गी। तो मुर्गी नहीं पालते थे। आगे देखिए है, औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन के संदर्भ में विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के फैलाव के कारण चरगाह सिमटने लगे थे, ये सही है। इधर उधर आने वाले बंदिश लगने लगी और लगान वसूली किया जाने लगा, ये भी सही है। और वन अधिनियम के कारण जंगलों को आरक्षित घोषित कर चरवाहों की जंगलों में घुसने पाबंदी लगा दी, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, निम्न में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? 1871 में। फिर है, निम्नलिखित में कौन अफ्रीका के चरावाह नहीं है? तो धंगर जो अफ्रीका के चरावाह नहीं है। उत्तरी कीनिया के तंजानिया में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो मसाई लैंड के नाम से तंजानिया में घास के मैदान को जाना जाता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बीच बीच में छोड़ दे जा रहे हैं। फिर है, ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब बांटा गया था? तो 1885 में जो है ये हिस्सा बांटा गया था। निम्न में से सेरेंटकी पार्क कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है सेरेंटकी पार्क। तो सेरेंटकी पार्क तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका के कौन सा नेशनल पार्क सूखे और भोजन की सार्वजनिक कमी से ग्रस्त है? तो ये असलोम्बिंगी नेशनल पार्क जो है ये ग्रसित है। आगे है, निम्न से काको लेंडा चरावाह का निवास स्थल कहाँ था? तो नामीबिया में था। काको लोगेंटे चरावाह स्थान था।
आगे है देखिए, ये मसाई साम्राज्य के बारे में दिया गया है, इसको छोड़िए। और यहाँ देखिए इसी की तरह हम लोग का जो है क्लास 9 जो है कंप्लीट हो गया। और क्लास 9 का जो है इसे 5 चैप्टर दिया गया था। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन को जो हम स्किप कर दिए हैं, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब एक ही चीज़ को बार बार लिखा गया तो उसको स्किप कर दिए हैं। बाकी हम पहले पढ़े थे इसलिए पता था। तो इसमें जो है इतिहास का हम लोग क्लास 8 और क्लास 9, इससे पहले 6 और 7 को देख लिए थे। तो ये जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी नहीं देखे आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगले वीडियो हम लोग क्लास 10 का करेंगे। तो क्लास 10 में हम लोग जो इसमें भी ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया है, तो हम लोग क्लास 10 से शुरू जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।